रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल को तैयार कीजिए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको बताएगी कि कैसे टूटी हुई चीजें भी कभी कभी सबसे मजबूत रास्ता बन जाती हैं। आज रात मैं आपको ले चलूंगा उस गांव में जहां एक पुराना पुल था जो सिर्फ नदी को पार करने का जरिया नहीं था, बल्कि लोगों के सपनों और उम्मीदों का पुल था। गंगापुर गांव। यहां की मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं उगती थी, बल्कि सपने भी पनपते थे। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर निकलना पड़ता था, और उसके लिए एक ही रास्ता था, वह पुराना लकड़ी का पुल जो काली गंगा नदी के ऊपर झूलता रहता था। यह पुल था तो सिर्फ बांस और रस्सी का, लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं गहरी थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण इस पुल पर पड़ती तो यहां से गुजरने वाले लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ जाती। शायद यह चमक थी उम्मीद की या फिर डर की कि कहीं यह पुल आज ही न टूट जाए। पुल के इस पार था गंगापुर, जहां समय जैसे रुक गया था। खेत, कुआं, मंदिर और कुछ घर जो दशकों से वैसे ही खड़े थे। पुल के उस पार था बाकी संसार, शहर, स्कूल, अस्पताल और वो सब कुछ जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती थी। लेकिन इस कहानी का असली किरदार न तो यह पुल था, न ही यह गांव। असली किरदार था राजू, जो अभी सिर्फ 22 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में 50 साल का अनुभव था। राजू के कंधों पर था पूरे परिवार का बोझ, बूढ़े बाप, बीमार मां और छोटी बहन सुमित्रा जो पढ़ना चाहती थी। हर रोज सुबह 4 बजे राजू उठता, अपने साइकिल के साथ उस हिलते डुलते पुल को पार करता और शहर में मजदूरी करने जाता। शाम को जब वापस लौटता तो उसकी जेब में होते कुछ सिक्के और दिल में एक सपना कि एक दिन वह इतना पैसा कमाएगा कि सुमित्रा को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेगा। रात की इस शांति में जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कल्पना कीजिए उस डरावनी आवाज की जो रोज राजू को सुनाई देती थी। जब वह उस पुल पर कदम रखता था तो लकड़ी चरमराती थी, रस्सियां तनती थीं और नीचे बहती नदी की आवाज कानों में गूंजती रहती थी। आज यह पुल टूट जाएगा, वह रोज सोचता था। लेकिन फिर सुमित्रा का चेहरा याद आता, मां की दवा का खर्च याद आता और वह दांत भींच करके ही आगे बढ़ जाता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी किसी टूटते हुए पुल की तरह है? हर कदम पर डर, लेकिन रुकने का विकल्प नहीं। आइए देखते हैं कि राजू की यह यात्रा कहां ले जाती है उसे। राजू की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। हर सुबह वही समय, वही रास्ता, वही डर। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब वह पुल पर पहुंचा तो देखा कि मुख्य सहारा देने वाली लकड़ी में एक बड़ी सी दरार आ गई थी। राम राम, वह बड़बड़ाया और सावधानी से पुल पार किया। शहर में पहुंचकर उसने ठेकेदार रमेश से इस बारे में बात की। अरे राजू, यह तो गांव वालों की समस्या है, हमारा क्या? तू यहां काम करने आता है, वापस जाने का जुगाड़ खुद कर, रमेश ने हंसते हुए कहा। राजू का दिल भर आया। पूरे दिन काम करते समय उसके दिमाग में सिर्फ यही बात घूमती रही कि अगर यह पुल टूट गया तो क्या होगा। गांव से शहर आना जाना बंद हो जाएगा, नाव का इंतजाम करने में महीनों लग जाएंगे और तब तक न तो वह काम कर पाएगा, न ही सुमित्रा स्कूल जा पाएगी। शाम को घर लौटते समय राजू ने देखा कि पुल पर और भी लोग खड़े थे। गांव के मुखिया शर्मा जी, स्कूल टीचर विनोद सर और कुछ और लोग पुल की हालत देख रहे थे। यह पुल बहुत खतरनाक हो गया है, विनोद सर कह रहे थे। कल से बच्चों को स्कूल भेजना बंद करना पड़ेगा। लेकिन सर, नया पुल बनवाने में तो साल भर लग जाएगा और पैसा कहां से आएगा? गांव के एक बुजुर्ग ने चिंता जताई। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। जिला कलेक्टर से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। राजू चुपचाप सुनता रहा। उसे पता था कि सरकारी काम में महीनों लग जाते हैं और तब तक इस गांव का क्या होगा। रात को खाना खाते समय राजू ने अपने पिताजी से यह बात कही। बूढ़े बापूजी की आंखों में चिंता तैर गई। बेटा,
ये पुल हमारी जिंदगी की नस है, इसके बिना हम कैसे जिएंगे। सुमित्रा, जो चुपचाप खाना खा रही थी, अचानक बोली, भैया, मैंने सुना है कि शहर में इंजीनियरिंग के कुछ लड़के हैं जो गांव में काम करते हैं। क्या हम उनसे मदद मांग सकते हैं? राजू ने अपनी बहन को गौर से देखा। सिर्फ 17 साल की उम्र में भी वह कितनी समझदार बात कह रही थी। तू ठीक कह रही है सुमित्रा, कल मैं पता लगाऊंगा। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वह छत पर लेटा हुआ तारों को देख रहा था। हर तारा उसे एक उम्मीद लग रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं यह सब टूट न जाए। सुबह जब वह पुल पार करने गया तो देखा कि दरार और भी बड़ी हो गई थी। पुल अब और भी ज्यादा हिल रहा था। कुछ लोग डर के मारे वापस लौट गए थे। राजू भाई, यह बहुत खतरनाक है, आज से तुम भी मत जाओ, पड़ोसी काका ने सलाह दी। लेकिन राजू के पास कोई विकल्प नहीं था। मां की दवा खत्म हो रही थी और घर में राशन भी नहीं था। वह सावधानी से पुल पार किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर में पहुंचकर उसने कुछ लोगों से इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पूछा। पता चला कि वहां एक एनजीओ है जो गांवों में काम करती है। राजू ने दिन भर मजदूरी की, लेकिन उसका मन वहीं लगा रहा। शाम को वह उस एनजीओ के दफ्तर गया। वहां एक युवा लड़का मिला जिसका नाम था अर्जुन। भाई साहब, हमारे गांव का पुल टूटने की कगार पर है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? राजू ने अपनी पूरी बात कही। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। हमें पहले पुल देखना होगा, फिर हम बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। राजू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार लगा था कि शायद कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन क्या वाकई यह इतना आसान था, या फिर राजू को और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ने वाला था? अगले दिन अर्जुन अपनी टीम के साथ गंगापुर आया। उसके साथ थे 2 और इंजीनियर, प्रिया और राहुल। तीनों ने पुल की हालत देखी और आपस में तकनीकी बातें की। यह पुल वाकई बहुत खतरनाक स्थिति में है, प्रिया ने कहा, लेकिन हम इसे अस्थायी रूप से मजबूत बना सकते हैं, फिर धीरे धीरे नया पुल बना सकते हैं। राजू की आंखों में चमक आई। कितना खर्च आएगा साहब? लगभग 2 लाख रुपए, अर्जुन ने जवाब दिया। यह सुनकर राजू का चेहरा उतर गया। 2 लाख रुपए, और यह तो उसकी कई सालों की कमाई थी। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है साहब, राजू ने निराशा से कहा। देखो, हम एक काम करते हैं, हम सरकारी योजना के तहत आधा पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे, बाकी आधा गांव वालों को मिलकर इकट्ठा करना होगा, राहुल ने सुझाव दिया। शर्मा जी ने सभी गांव वालों की बैठक बुलाई। जब यह बात सामने आई तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। 2 लाख रुपए, यह तो बहुत ज्यादा है, किसी ने कहा। हां, और हमें कैसे पता कि यह पुल सच में बनेगा, कहीं पैसा लेकर भाग न जाएं, दूसरे ने शक जताया। लेकिन कुछ लोग राजू के साथ थे। राजू ने यह एनजीओ ढूंढी है, अगर हम सब मिलकर 1-1 हजार रुपए दें तो काम हो सकता है, विनोद सर ने समर्थन किया। 1000 रुपए कहां से लाएं? हमारे पास तो रोज का खाना भी मुश्किल से मिलता है, गांव के मजदूर धनराम ने कहा। बैठक में तनाव बढ़ता गया। कुछ लोग पैसा देने को तैयार थे, कुछ हिचक रहे थे और कुछ बिल्कुल मना कर रहे थे। यह सब राजू की वजह से है। वह रोज इस पुल का इस्तेमाल करता है तो वही पैसा क्यों नहीं देता? गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने ताना मारा। राजू का खून खौल उठा। ठाकुर साहब, मैं अकेला तो पूरा गांव नहीं चला सकता, यह पुल सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। तो फिर सबसे पैसा मांगता क्यों है? तू अपनी जेब से दे, ठाकुर साहब ने अकड़ के साथ कहा। ठाकुर साहब, आपके पास जमींदारी है, गाड़ी है, पैसा है, 1000 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम गरीबों के लिए यह बहुत बड़ी रकम है, राजू ने जवाब दिया। बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। राजू के दिल में गुस्सा और निराशा दोनों थी। उस शाम अर्जुन ने राजू से बात की। देखो भाई,
सरकारी मंजूरी में कम से कम 6 महीने लगेंगे। उससे पहले यह पुल गिर जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो तो हम अपने फंड से कुछ पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। कितना पैसा लगा सकते हैं आप? राजू ने पूछा। 50,000। इससे हम पुल को 3-4 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बाकी का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। राजू ने घर आकर यह बात परिवार से कही। बापूजी ने अपना पुराना सोना निकाला। यह ले बेटा, इसे बेचकर कुछ पैसे का इंतजाम कर। नहीं बापूजी, यह आपकी आखिरी पूंजी है, राजू ने मना किया। बेटा, सोना चांदी से क्या फायदा अगर हमारा भविष्य ही अटक जाए। तेरी बहन की पढ़ाई, तेरा काम, सब इसी पुल पर निर्भर है। मां ने भी अपने गहने निकाले। यह ले बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी से बड़ा कोई गहना नहीं। राजू की आंखों में आंसू आ गए। पूरा परिवार उसके सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। अगले दिन जब राजू ने सोना चांदी बेचा तो उसे 35,000 रुपए मिले। अर्जुन के 50,000 मिलाकर 85,000 हुए। अभी भी 1,15,000 की कमी थी। राजू भाई, चिंता मत करो, हम कुछ और रास्ता निकालेंगे, अर्जुन ने हौसला दिया। लेकिन उसी रात बारिश हुई, तेज बारिश। सुबह जब राजू पुल देखने गया तो उसका दिल बैठ गया। मुख्य सहारे वाली लकड़ी आधी टूट गई थी। पुल अब सिर्फ रस्सियों के सहारे लटक रहा था। यह तो और भी खतरनाक हो गया है, गांव वालों ने कहा। अब इसे पार करना मौत को न्योता देना है। क्या राजू का सपना यहीं दम तोड़ देगा, या फिर इस मुश्किल घड़ी में कोई चमत्कार होने वाला था? पुल की हालत देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। अब यह सिर्फ राजू की समस्या नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की चुनौती बन गई थी जिसकी आजीविका शहर जाने पर निर्भर थी। राजू 2 दिन तक काम पर नहीं जा सका। तीसरे दिन उसने हिम्मत जुटाकर पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में पहुंचते ही पुल इतना हिला कि वह डर गया और वापस लौट आया। अब क्या करूं? राजू ने खुद से पूछा। घर में राशन खत्म होने को था, मां की दवा भी नहीं थी। उसी शाम सुमित्रा राजू के पास आई। भैया, मैंने एक काम किया है। क्या? मैंने शहर के कुछ अखबारों में पत्र लिखा है, हमारे पुल की समस्या के बारे में। शायद कोई मदद मिल जाए। राजू ने अपनी बहन को गौर से देखा। कितनी समझदार हो गई थी यह लड़की। तूने अच्छा किया, लेकिन अखबार वाले क्यों मदद करेंगे? भैया, आजकल मीडिया में ऐसी खबरों को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, और अगर यह खबर छप गई तो सरकार पर दबाव बनेगा। कुछ दिन बाद वाकई स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। गसामादी रीता की अंगापुर गांव का जीवन रेखा पुल टूटने की कगार पर। खबर देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सिर्फ खबर छपने से क्या होने वाला था। अगले दिन अचानक जिला कलेक्टर का फोन आया शर्मा जी के पास। मैंने अखबार में खबर देखी है, कल मैं गांव आकर स्थिति देखूंगा। पूरा गांव हलचल में आ गया। कलेक्टर साहब का आना बड़ी बात थी। अगले दिन कलेक्टर आए, पुल देखा, गांव वालों से बात की। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं तुरंत इमरजेंसी फंड से 50,000 रुपए का प्रावधान करता हूं। बाकी के लिए राज्य सरकार से बात करूंगा। राजू को लगा जैसे उसके सपने फिर से जिंदा हो गए हों। अर्जुन के 50,000, कलेक्टर के 50,000 और राजू के 35,000 मिलाकर 1,35,000 हो गए। अभी भी 65,000 की कमी थी, लेकिन कम से कम काम शुरू हो सकता था। लेकिन उसी रात एक और झटका लगा। राजू की मां को अचानक तेज बुखार आया। डॉक्टर बुलाकर देखा तो पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। इन्हें तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। राजू के सामने दुविधा खड़ी हो गई। पुल का पैसा मां के इलाज में लगाना पड़ेगा, या फिर मां की जिंदगी जोखिम में डालकर पुल बनवाना था। बापूजी ने राजू का हाथ पकड़ा। बेटा, पहले तेरी मां को बचा, पुल बाद में भी बन सकता है। राजू का गला रुंध गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अर्जुन को जब यह बात पता चली तो वह रात में राजू के घर आया। राजू भाई, तुम अपनी मां का इलाज कराओ। पुल के पैसे की चिंता मत करो, हम कुछ और जुगाड़ करेंगे। लेकिन साहब, आप इतना क्यों कर रहे हैं?
आप तो हमारे लिए अजनबी हैं। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। राजू भाई, मैं भी गांव से ही आया हूं। मैंने भी ऐसे ही संघर्ष देखे हैं। आज मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। उस रात राजू को पहली बार लगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। अगले दिन मां को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज का खर्च 15,000 आया। राजू के पैसे और भी कम हो गए, लेकिन अस्पताल में एक अजीब बात हुई। जब राजू बिल भर रहा था तो कैशियर से पूछा, कितने पैसे लगे? कुछ नहीं भाई साहब, एक साहब ने पहले ही सब कुछ भर दिया है। राजू हैरान रह गया। कौन साहब? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ कहा कि गंगापुर की एक मां का इलाज है। राजू समझ गया कि यह अर्जुन का ही काम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन बाद मां की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने घर ले जाने की इजाजत दे दी। जब राजू घर लौटा तो देखा कि पुल पर काम शुरू हो गया था। गांव के कुछ लोग मिलकर मजदूरी कर रहे थे। यह सब कैसे? राजू ने शर्मा जी से पूछा। बेटा, जब से तेरी मां बीमार पड़ी तब से गांव वालों को एहसास हुआ कि हम सब एक हैं। विनोद सर ने अपनी तनख्वाह से 10,000 दिए, धनराम ने अपना बकरा बेचकर 5,000 दिए। ऐसे ही सबने मिलाकर पैसा इकट्ठा किया। राजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वही लोग जो कुछ दिन पहले पैसा देने से मना कर रहे थे, आज उसकी मुश्किल में साथ खड़े थे। लेकिन क्या यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली थी, या फिर अभी भी कोई बड़ी चुनौती का सामना करना बाकी था? पुल का काम तेजी से चल रहा था। अर्जुन और उसकी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। गांव वाले भी हाथ बंटा रहे थे। लगता था कि एक हफ्ते में पुल तैयार हो जाएगा। लेकिन छठे दिन अचानक एक समस्या आई। सरकारी दफ्तर से नोटिस आया कि बिना परमिशन के पुल का काम बंद करना होगा। यह क्या मामला है? शर्मा जी ने परेशानी से पूछा। अर्जुन ने नोटिस पढ़ा। लगता है किसी ने शिकायत की है कि हम बिना अनुमति के निर्माण कार्य कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने तो हामी भरी थी, राजू ने कहा। हामी भरना और ऑफिशियल परमिशन देना अलग बात है, अर्जुन ने समझाया। उसी शाम पता चला कि यह शिकायत ठाकुर साहब ने की थी। उनका कहना था कि पुल के नाम पर बाहरी लोग गांव में पैसे की लूट मचा रहे हैं। राजू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सीधा ठाकुर साहब के घर गया। आपने यह क्या किया है? बहु खकुम्ब्रे, पूरे गांव की जिंदगी इस पुल पर निर्भर है और आप राजनीति खेल रहे हैं। ठाकुर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए बोले। राजू, तू अपनी औकात में रह। मैंने जो किया है गांव के हित में किया है। ये बाहरी लोग आकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? वो तो हमारी मदद कर रहे हैं। मदद? तू देख नहीं रहा कि इन्होंने अपना फायदा देखकर काम शुरू किया है? बाद में ये हमसे ज्यादा पैसे मांगेंगे। राजू को समझ आ गया कि ठाकुर साहब का असली मुद्दा कुछ और था। वो चाहते थे कि गांव के सारे फैसले उनकी मर्जी से हों। ठाकुर साहब, आप इस नोटिस को वापस ले लीजिए, वरना गांव वाले आपको माफ नहीं करेंगे। धमकी दे रहा है तू मुझे? ठाकुर साहब गुस्से में उठे। निकल जा यहां से, और अगर फिर यहां आया तो अच्छा नहीं होगा। राजू वापस आकर पूरी बात गांव वालों को बताई। सबके चेहरे पर गुस्सा था। यह ठाकुर साहब ने गलत किया है, विनोद सर ने कहा। हमें मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, धनराम ने सुझाव दिया। लेकिन कुछ लोग डर रहे थे। ठाकुर साहब का राजनीति में बहुत पहुंच है, कहीं हमारे साथ बुरा ना कर दें। अर्जुन ने बीच में कहा, देखिए, हम लीगल रूप से सब कुछ करेंगे। मैं कल जिला कलेक्टर से मिलकर प्रॉपर परमिशन ले आऊंगा। लेकिन अगले दिन और भी बुरी खबर आई। कलेक्टर का तबादला हो गया था। नए कलेक्टर ने साफ मना कर दिया कि वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। राजू को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इतनी मेहनत, इतने पैसे और सब बर्बाद। उसी रात गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठे हुए। माहौल तनावपूर्ण था। अब हमें फैसला करना होगा, शर्मा जी ने कहा। या तो हम ठाकुर साहब के सामने झुकें या फिर अपने अधिकार के लिए लड़ें। लड़ने का मतलब है कि ठाकुर साहब हमारे खिलाफ और भी कदम उठाएंगे।
एक बुजुर्ग ने चिंता जताई। तो क्या हम हमेशा डरते रहेंगे? राजू ने जोर से कहा। हमारे बच्चों का भविष्य इस पुल पर निर्भर है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। सुमित्रा, जो अब तक चुप थी, अचानक खड़ी हुई। भैया सही कह रहे हैं, हम क्यों डरें? हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से पुल बनाने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर और भी लोगों में हिम्मत आई। सुमित्रा सही कह रही है, विनोद सर ने समर्थन किया। हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन कैसे? किसी ने पूछा। अर्जुन ने सुझाव दिया, हम कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं। मैं अपने वकील दोस्त से बात करूंगा और मीडिया की मदद भी ले सकते हैं। ठाकुर साहब को जब पता चला कि गांव वाले उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो वो और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने गुंडों को भेजकर अर्जुन और उसकी टीम को धमकी दिलवाई। अगर कल तक गांव छोड़कर नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा, गुंडों ने कहा। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। हम यहां से नहीं जाएंगे। हमारा काम पूरा होने तक हम यहीं रहेंगे। अगली सुबह गांव में अजीब सा माहौल था। सभी जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ठाकुर साहब अपने गुंडों के साथ पुल की जगह पहुंचे। ये सब बंद करो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। लेकिन इस बार पूरा गांव उनके सामने खड़ा था। राजू, अर्जुन, विनोद सर, धनराम, सुमित्रा और दर्जनों लोग। ठाकुर साहब, यह हमारा गांव है और हमारा फैसला है, राजू ने दृढ़ता से कहा। आप चाहें तो पुलिस बुला लीजिए, कोर्ट में जाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। ठाकुर साहब को एहसास हुआ कि आज गांव वाले उनसे डर नहीं रहे। उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही थी। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो गुस्से में चिल्लाए और वहां से चले गए। लेकिन क्या यह जीत थी या फिर असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली थी? ठाकुर साहब के जाने के बाद गांव वालों में नया जोश आया था, लेकिन सबको पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब असली परीक्षा होने वाली थी। अर्जुन ने तुरंत अपने वकील दोस्त को फोन की। या हमें जल्दी से जल्दी लीगल परमिशन चाहिए। देखो अर्जुन, यह काम में 2-3 दिन लगेंगे, तुम तब तक काम रोक दो, वकील ने सलाह दी। नहीं, अगर हमने काम रोका तो ठाकुर साहब समझेंगे कि हम डर गए हैं। हमें काम जारी रखना होगा। सुमित्रा ने एक और सुझाव दिया। भैया, क्यों ना हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें? आजकल यहां बहुत ताकत है। राजू को यह बात समझ नहीं आई। सोशल मीडिया क्या होता है? सुमित्रा ने समझाया कि कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यह बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने दोस्तों से कहकर इस स्टोरी को वायरल करवाता हूं। अगले दिन अर्जुन ने पुल की पूरी कहानी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। राजू के संघर्ष, गांव वालों की एकजुटता और ठाकुर साहब के विरोध की पूरी कहानी। वीडियो में राजू ने भावुक होकर कहा, हमें सिर्फ एक पुल चाहिए, एक ऐसा पुल जो हमारे बच्चों के सपनों को पूरा करे। हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने अपनी मेहनत और पैसे से यह काम शुरू किया है। वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने कमेंट किए, शेयर किया। कुछ दिनों में यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। फिर चमत्कार हुआ। देश के कोने कोने से डोनेशंस आने लगे। कोई 100 रुपए भेज रहा था, कोई 1000 रुपए। एक हफ्ते में 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। यह सब सच में हो रहा है? राजू को विश्वास नहीं हो रहा था। हां राजू भाई, यह है लोगों की शक्ति। जब सच्चाई के साथ कोई खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसका साथ देती है, अर्जुन ने समझाया। इतनी बड़ी पब्लिसिटी देखकर स्टेट गवर्नमेंट भी हरकत में आई। नए कलेक्टर को निर्देश आया कि तुरंत गंगापुर जाकर सिचुएशन हैंडल करें। जब कलेक्टर गांव आए तो उन्होंने पूरी स्थिति समझी। यह बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं पर्सनली यह इंश्योर करूंगा कि आपको प्रॉपर परमिशन मिले। लेकिन ठाकुर साहब हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मीडिया में यह कहलवाया कि यह सब पैसे कमाने का धंधा है। यह लोग पब्लिक को इमोशनल करके डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। असल में यह सब फ्रॉड है, ठाकुर साहब ने टीवी इंटरव्यू में कहा। राजू को यह बात बहुत बुरी लगी। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। अर्जुन ने सुझाव दिया,
हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए, सारे पेस का डिटेल्ड अकाउंट पब्लिक करना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, हर रुपए का हिसाब किताब पब्लिक किया गया। आनंद, यहां तक कि डेली के काम की फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाली जाने लगीं। इस ट्रांसपेरेंसी से लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया। नेशनल टीवी चैनल्स ने भी इस स्टोरी को कवर किया। 2 हफ्ते बाद एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने फोन किया, हम आपके पुल के लिए पूरा पैसा स्पॉन्सर करना चाहते हैं, साथ ही गांव में स्कूल और हेल्थ सेंटर भी बनवाना चाहते हैं। राजू को सुनकर झटका लगा। इतना सब क्यों सर? राजू जी, आपकी स्टोरी ने हमें इंस्पायर किया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम ऐसे प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं। अब ठाकुर साहब के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी बदनामी हो रही थी। फाइनली उन्होंने पब्लिक में माफी मांगी। मैंने गलती की थी। राजू और गांव वालों से माफी चाहता हूं। अब मैं भी इस प्रोजेक्ट में पूरा कोऑपरेशन करूंगा। 3 महीने बाद पुल बनकर तैयार हो गया। सिर्फ पुल नहीं, बल्कि एक मजबूत कंक्रीट का पुल जो अगले 50 साल तक चलेगा। ओपनिंग सेरेमनी में जिला कलेक्टर, स्टेट के मिनिस्टर और कई बड़े लोग आए, लेकिन सबसे खुश था राजू। उसके सपने सच हो गए थे। आज से सुमित्रा बिना डर के स्कूल जा सकेगी। गांव के और बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे, राजू ने भावुक होकर कहा। अर्जुन ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू भाई, यह सिर्फ शुरुआत है। अब हमें गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स बनाने हैं। हम सब मिलकर करेंगे, राजू ने हिम्मत से कहा। उस दिन गंगापुर सिर्फ एक गांव नहीं रह गया था, वह बन गया था उम्मीद का प्रतीक, संघर्ष की जीत का एग्जाम्पल। लेकिन क्या यह खुशी हमेशा के लिए थी, या फिर नई चैलेंजेस राह देख रही थीं? पुल के बनने के बाद गंगापुर गांव की जिंदगी बदल गई थी। जो पुल कभी टूटने की कगारी थी, आर पर था, वह अब गांव की नई पहचान बन गया था। लेकिन असली बदलाव तो अभी शुरू हुआ था। राजू अब रोज बिना डर के काम पर जा सकता था, लेकिन उसके मन में एक नया सपना पनप रहा था। उसने अर्जुन से कहा, साहब, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ टेक्निकल काम सिखा सकते हैं? अर्जुन खुश हो गया। क्यों नहीं राजू भाई, तुम्हारे पास नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मैं तुम्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दे सकता हूं। इस बीच सुमित्रा ने भी शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। अब वह रोज पुल पार करके पढ़ने जाती थी। उसके सपने भी बड़े हो गए थे। भैया, मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूं और फिर गांवों में जाकर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूं, उसने राजू से कहा। राजू की आंखों में गर्व की चमक आई। तू जो भी बनना चाहे, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। गांव में और भी बदलाव हो रहे थे। जो कंपनी ने पुल स्पॉन्सर किया था, उन्होंने वादे के अनुसार एक स्कूल भी बनवाया। अब गांव के बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। विनोद सर को नए स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया। उन्होंने कहा, यह सब राजू की वजह से हुआ है। एक व्यक्ति की हिम्मत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। लेकिन राजू जानता था कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह सबकी मिलीजुली जीत है। अगर गांव वाले साथ न देते, अर्जुन जैसे लोग मदद न करते, तो कुछ नहीं हो सकता था। धीरे धीरे गंगापुर की कहानी दूसरे गांवों तक पहुंची। आसपास के कई गांवों से लोग आने लगे। वे भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते थे। हमारे गांव में भी रोड की बहुत समस्या है, क्या आप हमारी भी मदद कर सकते हैं? पास के गांव के लोगों ने पूछा। राजू ने अर्जुन से सलाह ली, साहब, क्या हम दूसरे गांवों की भी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल राजू भाई, बस हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। मैं तुम्हें एनजीओ रजिस्टर करने में हेल्प करूंगा। 3 महीने बाद गंगापुर विकास संस्था नाम का एनजीओ बना। राजू को प्रेसिडेंट बनाया गया, सुमित्रा सेक्रेटरी बनी और अर्जुन टेक्निकल एडवाइजर बना। पहले साल में उन्होंने आसपास के 5 गांवों में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए। एक जगह हैंड पंप लगवाया, दूसरी जगह स्कूल की छत की मरम्मत करवाई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था लोगों की सोच में। अब वे समझ गए थे कि अगर वे एकजुट होकर कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ठाकुर साहब भी धीरे धीरे बदल गए थे।
उन्होंने राजू से कहा, बेटा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब मैं भी गांव के विकास में योगदान देना चाहता हूं। राजू ने बिना किसी भेदभाव के उनका स्वागत किया। ठाकुर साहब, आप भी इस काम में शामिल हो जाइए। आपका एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। 2 साल बाद एक नेशनल टीवी चैनल ने गंगापुर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। फ्रॉम ब्रोकन ब्रिज टू ब्रोकन बैरियर्स नाम से यह डॉक्यूमेंट्री काफी पॉपुलर हुई। डॉक्यूमेंट्री में राजू ने कहा, जब मैंने पहली बार उस टूटे हुए पुल को देखा था तो लगता था कि यह सिर्फ हमारी मुसीबत है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि वह टूटा हुआ पुल एक्चुअली हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। उसने हमें सिखाया कि कैसे टूटी हुई चीजों को फिर से बनाया जा सकता है। अब गंगापुर एक मॉडल विलेज बन गया था। यहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आते रहते थे। गांव में एक गेस्ट हाउस भी बन गया था। सुमित्रा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वापस गांव आकर काम करने लगी। भैया, मैंने शहर में बहुत कुछ सीखा है। अब मैं इस नॉलेज को गांवों के काम में लगाना चाहती हूं। राजू अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वह बन गया था एक सोशल एंटरप्रेन्योर। उसके पास दूसरे स्टेट से भी इनविटेशन आते थे। राजू जी, आप हमारे यहां आकर फार्मर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी ने फोन किया। लेकिन राजू का दिल अभी भी गंगापुर में ही बसता था। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा बेस हमेशा गंगापुर ही रहेगा। 5 साल बाद जब राजू उस पुल पर खड़ा होकर नदी को देखता था तो उसे लगता था कि वह पुल नहीं बल्कि एक ब्रिज था, अतीत और भविष्य के बीच, सपनों और हकीकत के बीच, इंडिविजुअल स्ट्रगल और कलेक्टिव विक्ट्री के बीच। कभी कभी लगता है कि वह टूटा हुआ पुल एक्चुअली टूटा हुआ नहीं था, राजू सोचता था। वह तो हमारे अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ को बाहर निकालने का जरिया था। अब नई चैलेंजेस आ रही थीं, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी का बदलाव, यंग जनरेशन के चेंजिंग नीड्स। लेकिन राजू को कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह उन्होंने पुल की चैलेंज को हैंडल किया था, वैसे ही वे फ्यूचर की चैलेंजेस को भी फेस करेंगे। क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है या फिर यह एक नई शुरुआत है? और इस तरह एक टूटे हुए पुल की कहानी बन गई अटूट उम्मीदों की कहानी। जब आप कल सुबह उठेंगे और अपनी मुश्किलों का सामना करेंगे तो राजू की यह कहानी याद रखिए। कभी कभी जिंदगी में जो चीजें टूटी हुई लगती हैं, वे वास्तव में हमारे लिए नए रास्तों की शुरुआत होती हैं। राजू का वह डरावना पुल उसके लिए सिर्फ नदी पार करने का जरिया नहीं था, बल्कि वह था उसकी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का माध्यम। आज भी अगर आप गंगापुर जाएं तो वहां एक मजबूत कंक्रीट का पुल दिखेगा, लेकिन गांव वाले आपको बताएंगे कि असली पुल तो वह था जो लोगों के दिलों के बीच बना। वह पुल जो इंडिविजुअल ड्रीम्स को कलेक्टिव एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। वह पुल जो फियर को करेज में बदल देता है। राजू आज भी हर सुबह उस पुल को पार करता है, लेकिन अब वह एक मजदूर की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह। उसके साथ चलने वाले यंग वॉलंटियर्स उससे पूछते हैं, भैया, आपको डर नहीं लगता कि कहीं हमारे प्रोजेक्ट्स फेल ना हो जाएं? राजू मुस्कुराकर जवाब देता है, बेटा, फेलियर का डर तो तब लगता है जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो। जब तुम्हारा काम दूसरों की भलाई के लिए होता है तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देती है। सुमित्रा अब एक सक्सेसफुल इंजीनियर है, लेकिन उसका पैशन अभी भी रूरल डेवलपमेंट में है। वह कहती है, उस टूटे हुए पुल ने मुझे सिखाया कि प्रॉब्लम्स छुपकर नहीं आती, वे बोल्ड होकर आती हैं और हमसे कहती हैं, हमारा समाधान निकालो। अर्जुन का एनजीओ अब नेशनल लेवल पर काम करता है, लेकिन वह अभी भी गंगापुर को अपना सेकंड होम मानता है। यहां मैंने सीखा कि रियल इंजीनियरिंग सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाने में नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज को एम्पावर करने में है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा टूटा हुआ पुल है? कोई ऐसी चैलेंज जो रोज आपको डराती है, लेकिन जिसका सामना करना जरूरी है? हो सकता है वह आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस हो या करियर की अनसर्टेनिटी हो। राजू की कहानी हमें बताती है कि हर टूटा हुआ पुल एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका खुद को प्रूव करने का, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का और दूसरों के साथ मिलकर कुछ ब्यूटीफुल बनाने का।
जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास भी अर्जुन जैसे लोग हैं, सुमित्रा जैसे सपोर्टर्स हैं और होल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने उस डर के बारे में सोचिए जो आपको रोज परेशान करता है, और कल सुबह उठकर उसका सामना करने की हिम्मत जुटाइए। हो सकता है आपका टूटा हुआ पुल भी किसी ब्यूटीफुल ब्रिज की शुरुआत हो। रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल के उस कोने में जाइए जहां कभी किसी रिश्ते का दर्द छुपा है। आज की कहानी उन बिछड़ते रिश्तों की है जो हमारी जिंदगी में आकर कुछ पल ठहर कर फिर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। लेकिन क्या सच में वो रिश्ते बिछड़ते हैं या सिर्फ रूप बदल जाते हैं? मैं आपको ले चलता हूं एक छोटे से गांव में, जहां की मिट्टी में अभी भी पुराने रिश्तों की खुशबू बसी है। यहां शाम के धुंधलके में जब लालटेन जलती है तो उसकी लौ में न जाने कितनी यादें नाचती हैं। आज आपको मिलवाता हूं अर्जुन से, एक 28 साल का युवक जिसके चेहरे पर सफलता की चमक है लेकिन आंखों में किसी गहरे दुख की परछाई। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना पत्र है जिसे वो कभी पढ़ता है, कभी सीने से लगा लेता है। हवा में बारिश की महक है और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही है, लेकिन अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और ये है, डूबा है अपनी यादों में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सफलता पाने के बाद भी कोई चीज अधूरी लगती है? अर्जुन के पास आज सब कुछ है, शहर में एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर घर और सबका सम्मान। लेकिन वो वापस आया है इस गांव में, इस पेड़ के नीचे, जहां 15 साल पहले उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी, और यहीं वो कहानी टूटी भी थी। इस कहानी में आपको मिलेंगे दो बचपन के दोस्त, अर्जुन और राधा। दोनों के बीच का प्रेम इतना सच्चा था कि गांव के बुजुर्ग कहते थे ये दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। लेकिन जिंदगी के तूफान इतने तेज थे कि ये दो हिस्से अलग हो गए। एक शहर चला गया सपने पूरे करने, दूसरा गांव में रह गया जिम्मेदारियों का बोझ उठाने। साल बाद आज जब अर्जुन इस पेड़ के नीचे खड़ा है तो उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कुछ रिश्ते सच में बिछड़ जाते हैं या वो हमारे अंदर ही कहीं जिंदा रहते हैं? आज की रात इस धीमी बारिश में जब झिंगुर अपना गीत गा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अर्जुन और राधा की अधूरी कहानी। बताऊंगा कि कैसे कभी कभी प्यार करने का मतलब छोड़ देना होता है, और कैसे कुछ रिश्ते बिछड़कर भी हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी उस समय से जब अर्जुन सिर्फ 13 साल का था और राधा उसकी सबसे अच्छी दोस्त। 13 साल का अर्जुन और 12 साल की राधा, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी दुनिया एकदम अलग थी। अर्जुन का पिता गांव का एक छोटा किसान था जो दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से घर चला पाता था। राधा के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार मास्टर रामस्वरूप थे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। अर्जुन, आज फिर तुम्हारी किताब फट गई है? राधा ने स्कूल के बाद पूछा था। अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी गणित की किताब के कई पन्ने फटे हुए थे जिन्हें वो रोज चिपकाकर स्कूल लाता था। घर में पैसे नहीं है नई किताब खरीदने के थे। राधा के पास सब कुछ था, नई किताबें, रंग बिरंगी पेंसिलें और खूबसूरत बस्ता। लेकिन उसे ये सब बेकार लगता था जब वो अर्जुन को अपनी पुरानी चीजों से काम चलाते देखती थी। लो, ये मेरी पुरानी किताब है, मैंने पिछले साल इसमें से पढ़ा था। राधा ने एक बिल्कुल नई दिखने वाली किताब अर्जुन की तरफ बढ़ाई। लेकिन ये तो बिल्कुल नई लग रही है। हाँ, वो मैं बहुत सावधानी से पढ़ती हूं, राधा ने झूठ बोला। सच ये था कि वो अपने पिता से नई किताब मंगवा चुकी थी, सिर्फ अर्जुन को देने के लिए। यही था उनका रिश्ता। राधा हमेशा अर्जुन की मदद करती और अर्जुन राधा को पढ़ाई में सहायता देता। वो गणित में बहुत तेज था, जबकि राधा हिंदी की कविताएं बहुत सुंदर लिखती थीं।
शाम के समय जब गांव के सभी बच्चे घर चले जाते, अर्जुन और राधा उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। राधा का अर्जुन को अंग्रेजी सिखाती और अर्जुन राधा को गणित के सवाल हल करके दिखाता। अर्जुन, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? राधा ने एक दिन पूछा था। मैं इंजीनियर बनूंगा, शहर जाकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊंगा और फिर गांव वापस आकर यहां एक स्कूल बनाऊंगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और मैं उस स्कूल में टीचर बनूंगी। हम दोनों मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। वो सुनहरे दिन थे। अर्जुन घर जाकर खेतों में काम करता, अपने पिता की मदद करता। वो जानता था कि उसकी पढ़ाई पर घर की पूरी उम्मीदें टिकी हैं। रात में मिट्टी के तेल की लालटेन के नीचे पढ़ता। कभी कभी आंखें इतनी थक जाती कि किताब पर ही सो जाता। राधा का घर बड़ा था, बिजली थी और पढ़ने के लिए अलग कमरा था, लेकिन वो हमेशा अर्जुन के बारे में सोचती रहती। काश मैं अपनी सारी चीजें अर्जुन को दे सकती। एक दिन अर्जुन स्कूल नहीं आया। राधा परेशान हो गई। शाम को वो अर्जुन के घर गई तो पता चला कि उसके पिता बीमार पड़ गए हैं। खेत में काम करते समय उन्हें तेज बुखार आ गया था। अर्जुन, डॉक्टर को दिखाया? राधा ने धीमी आवाज में पूछा। पैसे नहीं हैं राधा, गांव के वैद्य जी ने कुछ दवाई दी है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उस रात राधा को नींद नहीं आई। वो जानती थी कि अर्जुन के घर में पैसों की बहुत तंगी है। दथी से अगले दिन वो अपनी मां के पास गई। मां, मेरे पास जो पैसे हैं, क्या मैं अर्जुन के पिता का इलाज कराने के लिए दे सकती हूं? राधा की मां ने अपनी बेटी को प्यार से देखा। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता क्या कहेंगे। वो नहीं चाहते कि तुम अर्जुन से दोस्ती करो। राधा को पता था। उसके पिता कई बार कह चुके थे कि उसे अपने स्टेटस के हिसाब से दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन राधा को समझ नहीं आता था कि दोस्ती का स्टेटस से क्या लेना देना। चुपके चुपके राधा ने अपनी गुल्लक के सारे पैसे अर्जुन को दे दिए। ये मेरे जन्मदिन के पैसे हैं, प्लीज अंकल का इलाज कराओ। अर्जुन ने पैसे लेने से मना कर दिया। राधा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, ये दोस्ती के पैसे हैं। अर्जुन, आज तुम मुझसे लो, कल मैं तुमसे लूंगी। अर्जुन के पिता ठीक हो गए, लेकिन यह घटना दोनों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अर्जुन ने उस दिन तय किया कि वो एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि किसी की मदद का मोहताज नहीं रहेगा, और राधा ने तय किया कि वो हमेशा अर्जुन के सपनों का साथ देगी। लेकिन जिंदगी के पास अपने प्लान होते हैं। 10वीं कक्षा के परिणाम आने वाले थे। अर्जुन दिन रात पढ़ता रहा था। उसे पता था कि अच्छे नंबर आने पर ही उसे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। राधा भी उतनी ही मेहनत से पढ़ रही थी, लेकिन उसकी चिंता कुछ और थी। अर्जुन, अगर तुम 11वीं में शहर चले गए तो? राधा ने एक शाम पेड़ के नीचे बैठकर पूछा था। राधा, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, यहां गांव में अच्छा कॉलेज नहीं है। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन मैं यहीं रह जाऊंगी, पिताजी कभी मुझे शहर भेजने को तैयार नहीं होंगे। उस समय दोनों को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत में से एक थी। परिणाम आए तो अर्जुन को 95% मार्क्स मिले और राधा को 89%। दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बेटा, तुमने कमाल कर दिया। अर्जुन के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब तुम शहर जाकर इंजीनियरिंग करोगे। अर्जुन खुश था, लेकिन राधा को छोड़कर जाने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। वो राधा के घर गया उसे खुशखबरी देने, लेकिन राधा के घर का माहौल कुछ और ही था। मास्टर रामस्वरूप गुस्से में थे। उस नाम में % लाकर भी तुम्हें लगता है तुमने कोई बड़ा काम किया है? देखो अर्जुन को, उसे 95% मिले हैं। वो किसान का लड़का होकर भी तुमसे अच्छा है। राधा चुप खड़ी थी। उसे पिता की बातें सुनकर बुरा लग रहा था। अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि पिता हमेशा उसकी तुलना किसी न किसी से करते रहते थे।
और हां, अब तुम अर्जुन से मिलना बंद कर दो। वो शहर जा रहा है और तुम्हें यहीं रहकर घर गृहस्थी सीखनी होगी। मैंने तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। राधा का दिल जोर से धड़का। पिताजी, मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूं, मुझे भी आगे पढ़ना है। लड़कियों को ज्यादा पढ़कर क्या करना है? अच्छे घर में शादी हो जाए, यही बहुत है। उस रात राधा रोती रही। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है। अर्जुन शहर जा रहा था अपने सपने पूरे करने, और वो यहीं फंस जाएगी। अगले दिन अर्जुन राधा से मिलने आया। राधा, मैं कल शहर जा रहा हूं, एडमिशन के लिए। राधा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अच्छी बात है, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम उदास क्यों लग रही हो? राधा ने अपने पिता की बात नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन को पता चले कि उसके पिता उनकी दोस्ती के खिलाफ हैं। कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस करूंगी। मैं चिट्ठी लिखूंगा और छुट्टियों में वापस आऊंगा। हां, लिखना। राधा की आवाज कांप रही थी। अर्जुन शहर चला गया। पहले महीने वो रोज राधा को चिट्ठी लिखता था, शहर की जिंदगी के बारे में, कॉलेज के बारे में, नए दोस्तों के बारे में। राधा भी जवाब लिखती थी, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं लिखती थी। धीरे धीरे अर्जुन की चिट्ठियां कम होने लगीं। हफ्ते में एक, फिर महीने में एक। राधा समझ गई कि अर्जुन की नई जिंदगी में उसके लिए जगह कम होती जा रही है। 6 महीने बाद राधा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का शहर में नौकरी करता था और अच्छा पैसा कमाता था। राधा ने विरोध किया, लेकिन पिता नहीं माने। अर्जुन के चक्कर में अपनी जिंदगी यार ली था। मत बिगाड़ो, वो कभी वापस नहीं आएगा। शहर के लड़के गांव की लड़कियों को भूल जाते हैं। राधा ने अर्जुन को आखिरी चिट्ठी लिखी। उसमें उसने अपनी शादी के बारे में बताया, लेकिन साथ ही यह भी लिखा कि वो अर्जुन की खुशी चाहती है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो, मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं खुश हूं। राधा ने झूठ लिखा था। अर्जुन को जब यह चिट्ठी मिली तो वो तुरंत गांव आना चाहता था, लेकिन उसके एग्जाम चल रहे थे और घर से पैसे भी नहीं थे। उसने राधा को तुरंत चिट्ठी लिखी कि वो शादी न करे, वो जल्दी आएगा। लेकिन वो चिट्ठी राधा तक कभी नहीं पहुंची। मास्टर रामस्वरूप ने डाकिया को पहले से ही कह दिया था कि अर्जुन की कोई भी चिट्ठी राधा को न दी जाए। राधा की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई, जो गांव से 200 किलोमीटर दूर था। जब अर्जुन छुट्टियों में गांव वापस आया तो उसे पता चला कि राधा की शादी हो चुकी है। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जहां वो दोनों बैठकर सपने देखा करते थे। मैं बहुत देर से आया, वो बुदबुदाया। उस दिन के बाद अर्जुन फिर कभी गांव नहीं आया। वो अपनी पढ़ाई में डूब गया, जैसे वो भुलाना चाहता हो कि राधा नाम की कोई चीज उसकी जिंदगी में थी। 15 साल बीत गए। अर्जुन इंजीनियर बन गया था और अब एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसके पास गाड़ी थी, शहर में अच्छा फ्लैट था और बैंक में अच्छे पैसे थे। लेकिन कुछ अधूरा था। उसकी मां बार बार कहती, बेटा अब शादी कर लो। अर्जुन हमेशा टाल देता। वो कई लड़कियों से मिला था, सभी अच्छी थीं, लेकिन उसे लगता था जैसे कुछ कम है। वो जानता था कि वो राधा की तुलना सबसे करता है, लेकिन वो खुद को मना कर देता कि वो बचपन की बात है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अर्जुन, तू किसका इंतजार कर रहा है? वो लड़की जिससे तू बचपन में प्यार करता था, वो तो बहुत पहले शादी कर चुकी होगी। अर्जुन ने कभी राधा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। वो डरता था कि कहीं उसे पता न चले कि राधा खुश है, या फिर कहीं ये न पता चले कि वो दुखी है। दोनों ही बातें उसे परेशान कर देती। लेकिन एक दिन जब वो अपने गांव के किसी काम से जिला कलेक्टर के ऑफिस गया था, तो वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त विकास से हुई। अरे अर्जुन, कितने साल बाद मिले, तू गांव कभी नहीं आता। हां यार, काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। तुझे पता है राधा के बारे में? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या पता है? यार, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है।
शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो विधवा हो गई थी 19 साल की उम्र में। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। और अब वो अपने मायके में रहती है। उसका एक 14 साल का बेटा है। वो प्राइवेट ट्यूशन देकर घर चलाती है। उसके पिता भी नहीं रहे, सिर्फ उसकी मां और वो। अर्जुन कुछ भी नहीं बोल पाया। उसे लग रहा था जैसे पिछले 15 साल वो एक गलतफहमी में जी रहा था। वो सोचता था कि राधा खुश होगी अपनी नई जिंदगी में, और यहां वो इतने सालों से अकेली संघर्ष कर रही थी। तू कभी मिला उससे? विकास ने पूछा। नहीं यार, मैंने सोचा था कि वो खुश होगी अपनी जिंदगी में। मैं बीच में नहीं आना चाहता था। अर्जुन, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हारी मुलाकात करा सकूं। वो अब भी तुझे याद करती है। कैसे पता तुझे? पिछले साल गांव में मेरी शादी थी। राधा आई थी। किसी ने तेरा जिक्र किया था। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था अर्जुन। वो कभी तुझे भूली नहीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था कि अगर वो गांव आता रहता होता, अगर वो राधा से संपर्क में रहता, तो शायद चीजें अलग होती। उसे लग रहा था जैसे वो राता वो धा को 2 बार खो चुका है, पहले शादी के समय और फिर जब वो अकेली संघर्ष कर रही थी और उसे पता भी नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने अपने बॉस से छुट्टी ली और सीधे अपने गांव निकल गया। 15 साल बाद वो गांव की मिट्टी पर वापस आया था। सब कुछ वैसा ही था, बस छोटा लग रहा था। वो बरगद का पेड़ भी वहीं था, लेकिन और भी बड़ा हो गया था। वो राधा के घर गया। दूर से उसे एक औरत दिखी जो बरामदे में बैठकर किसी बच्चे को पढ़ा रही थी। वो राधा थी। 15 साल बाद, लेकिन अर्जुन ने उसे एक पल में पहचान लिया। राधा थोड़ी कमजोर हो गई थी। उसके बाल थोड़े पतले हो गए थे, लेकिन उसकी आवाज वही थी, मीठी और धीरे। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसे नहीं पता था कि क्या कहे, कैसे सामने जाए, कैसे पूछे कि तुम कैसी हो, कैसे कहे कि मैं नहीं जानता था कि तुम अकेली हो। तभी राधा की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राधा धीरे से मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान। अर्जुन, तुम? राधा की आवाज में हैरानी थी, खुशी थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। अर्जुन आगे बढ़ा। राधा, मुझे नहीं पता था। पता नहीं था क्या? राधा ने धीरे से पूछा। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी परेशानियों के बारे में। बबिया बेतु लिखी। राधा चुप हो गई। फिर उसने कहा, बैठो, चाय लाती हूं। नहीं राधा, चाय की जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसी हो, सच में। राधा ने आसमान की तरफ देखा। मैं ठीक हूं अर्जुन। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरा बेटा है, अभय। वो तुम्हारी तरह ही पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अर्जुन को लगा कि राधा कुछ छुपा रही है। उसकी मुस्कान में दुख की एक परछाई थी। राधा, मैं यहां होना चाहिए था, तुम्हारे साथ। राधा ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन, जो हो गया सो हो गया। तुमने अपने सपने पूरे किए, ये अच्छी बात है। लेकिन राधा, अर्जुन, अब जो है उसे स्वीकार करते हैं। तुम शहर में खुश हो और मैं यहां खुश हूं। लेकिन अर्जुन को पता था कि न तो वो खुश था, न राधा खुश थी। दोनों अधूरी जिंदगी जी रहे थे। अगले दिन अर्जुन राधा के घर फिर गया। इस बार वो राधा के बेटे अभय से मिला। लड़का बिल्कुल राधा की तरह शांत और समझदार था। जब राधा ने अभय को बताया कि अर्जुन उसका बचपन का दोस्त है, तो अभय ने कहा, मां, आपने कभी अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया। राधा चुप हो गई। अर्जुन समझ गया कि राधा ने अपने अतीत को अभय से छुपाया है। अभय, तुम क्या करना चाहते हो बड़े होकर? अर्जुन ने पूछा। अंकल, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन अभय ने राधा की तरफ देखा। लेकिन क्या बेटा? अर्जुन ने धीरे से पूछा। राधा ने तुरंत कहा,
कुछ नहीं, वो कहना चाहता है कि पैसों की समस्या है, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई पूरी कराऊंगी। अर्जुन समझ गया कि राधा के पास पैसे नहीं हैं अभय की अच्छी पढ़ाई के लिए। वो ट्यूशन देकर बमुश्किल घर चला पाती होगी। शाम को जब अभय स्कूल से आया तो अर्जुन ने उससे अकेले में बात की। अभय, तुम सच सच बताओ, तुम्हारी मां के साथ कोई परेशानी है? अभय पहले झिझका, फिर बोला, अंकल, मां को डायबिटीज है और कभी कभी उनका दिल भी बहुत दुखता है, लेकिन वो दवाई नहीं खरीदती क्योंकि पैसे मेरी फीस में लग जाते हैं। अर्जुन का गला सूख गया। अभय, तुमने मां से कहा है कि तुम्हें इसका पता है? नहीं अंकल, मां को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कल रात उन्हें तेज दर्द हुआ था। वो चुपचाप रो रही थी। अर्जुन उस रात राधा के पास ही घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो राधा की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि राधा उसकी मदद नहीं लेगी। उसका गुरूर उसे रोकेगा। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो सीधे राधा से बात करेगा। राधा, मैं जानता हूं कि तुम बीमार हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास अभय की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। राधा ने तुरंत कहा, किसने कहा तुमसे? अभय ने? राधा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने कहा। सच ये है कि तुम अकेली संघर्ष कर रही हो और मैं यहां हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। राधा की आवाज में सख्ती थी। क्यों राधा, क्यों नहीं चाहिए? हम बचपन के दोस्त हैं। क्योंकि अर्जुन, 15 साल पहले जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं थे। अब जब मैंने अकेले जीना सीख लिया है तो तुम क्यों आ गए? अर्जुन को लगा जैसे राधा ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। राधा, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था अर्जुन? कि मेरी शादी हो रही है? कि मैं नहीं चाहती थी वो शादी? कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? राधा की आवाज में पहली बार इतना दर्द था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधा, मैंने तुम्हें आखिरी चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा था कि शादी मत करो, मैं आ रहा हूं। कौन सी चिट्ठी अर्जुन? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि राधा के पिता ने उसकी चिट्ठी राधा तक नहीं पहुंचने दी थी। वो भी बैठ गया। राधा, मुझे नहीं पता था। मैंने चिट्ठी लिखी थी। मैं सोच रहा था कि तुमने जवाब नहीं दिया तो शायद तुम वाकई खुश हो अपनी नई जिंदगी से। राधा भी चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि दोनों को गलतफहमी में जीने पर मजबूर किया गया था। अर्जुन, अब इस सब को याद करके क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। नहीं राधा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी यहां हैं, अभी भी जिंदा हैं, अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। राधा ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, प्यार सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं होता। मेरा एक बेटा है, मेरी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारी अपनी जिंदगी है शहर में। तो इसका मतलब यह है कि हम हमेशा अलग रहेंगे, कि हम हमेशा अधूरे रहेंगे? राधा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि वो अर्जुन से अभी भी प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। अर्जुन, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो एक काम करो। क्या? अभय को अपने साथ शहर ले जाओ, उसे अच्छी पढ़ाई दिलाओ। वो डॉक्टर बनना चाहता है। अर्जुन समझ गया कि राधा फिर से त्याग कर रही है। अपने बेटे के भविष्य के लिए वो खुद को अकेला छोड़ने को तैयार है। और तुम? मैं यहीं रहूंगी अपनी मां के साथ। राधा, मैं अभय को पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगी। नहीं अर्जुन, समाज क्या कहेगा? एक विधवा औरत जो एक आदमी के साथ शहर जाए। राधा, हम शादी कर लेंगे। राधा चुप हो गई। ये वो सुनना चाहती थी, लेकिन साथ ही डर भी रही थी। अर्जुन, 15 साल बाद क्या ये सही होगा? राधा, अगर प्यार सच्चा है तो वो कभी देर से नहीं आता। हां, वो समय से पहले चला जरूर जाता है। उस रात दोनों ने बहुत सोचा।
15 साल का अंतराल, समाज का डर और भविष्य की अनिश्चितता, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। अगली सुबह राधा ने अर्जुन से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचना चाहती हूं। अर्जुन को पता था कि राधा की स्थिति आसान नहीं है। एक छोटे गांव में एक विधवा औरत के लिए दोबारा शादी करना बहुत बड़ा फैसला था। लोग क्या कहेंगे, उसकी मां क्या सोचेगी, और सबसे बड़ी बात, क्या अभय इसे समझ पाएगा? उस दिन अर्जुन ने गांव में घूमकर देखा कि कितना कुछ बदला है। पुराने दोस्त, स्कूल के टीचर और वो जगहें जहां वो और राधा खेला करते थे, सब कुछ वही था, लेकिन वो दोनों बदल गए थे। शाम को अभय स्कूल से आया तो वो अर्जुन के पास आकर बैठ गया। अंकल, आप मां से शादी करना चाहते हैं? अर्जुन हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने आप दोनों की बातचीत सुनी थी, और मैं बच्चा नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मां खुश नहीं रहती। अभय, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? अभय थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अंकल, मैं चाहता हूं कि मां खुश रहे। अगर आप उन्हें खुश रख सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आप मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे, लेकिन मैं छुट्टियों में यहां वापस आऊंगा। मैं नानी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अर्जुन को लगा कि अभय राधा से भी ज्यादा समझदार है। इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी बात समझ रहा था। अगले दिन राधा की मां से बात करने का समय आया। राधा की मां सुमित्रा देवी पहले तो बहुत झिझकी। बेटा अर्जुन, तुम अच्छे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? मां जी, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। राधा की खुशी ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो विधवा है। मां जी, मैं राधा से प्यार करता था जब वो 12 साल की थी, और आज भी करता हूं जब वो 30 साल की है। उसकी स्थिति मेरे प्यार को नहीं बदल सकती। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर तुम राधा को सच में खुश रख सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज। मां जी, हम शहर जा रहे हैं। वहां कोई नहीं जानता हमारा अतीत। राधा को एक नई शुरुआत मिलेगी। उस रात राधा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? हम छुट्टियों में यहां आते रहेंगे। मैं अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकती, और मैं चाहती हूं कि अभय अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। अर्जुन ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया। राधा, हम एक साथ यहां आएंगे, और एक दिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो हम वापस यहीं आकर रहेंगे। 2 महीने बाद अर्जुन और राधा की शादी हुई। यह एक सादी शादी थी। सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त आए थे। गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति की, लेकिन अधिकतर लोगों ने खुशी जताई। शादी के दिन राधा ने कहा, अर्जुन, 15 साल देर से ही सही, लेकिन हमारी कहानी पूरी हुई। नहीं राधा, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। अर्जुन, राधा और अभय शहर चले गए। अभय को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। राधा ने भी शहर में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। वो खुश थी कि अब वो अपने पैसे कमा सकती है। 2 साल बाद राधा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं कुछ करना चाहती हूं। क्या पे? मैं गांव में एक स्कूल खोलना चाहती हूं, जैसा तुमने बचपन में कहा था, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राधा, यह बहुत अच्छा आइडिया है। हम दोनों मिलकर यह करेंगे। 3 साल बाद उन्होंने अपने गांव में उम्मीद स्कूल खोला। यह स्कूल उसी जगह पर था जहां कभी वो बरगद का पेड़ था। पेड़ अभी भी वहां था, लेकिन अब उसके नीचे एक सुंदर स्कूल भी था। स्कूल के उद्घाटन के दिन अर्जुन ने कहा, यह स्कूल उन सभी बच्चों के लिए है जो सपने देखते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। राधा ने कहा, और यह स्कूल इस बात का प्रमाण है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप धैर्य रखें और मेहनत करें। अभय अब 17 साल का हो गया था। वो कहता, मां, पापा,
आप दोनों मेरे लिए प्रेरणा हैं। आपने मुझे सिखाया है कि प्यार धैर्य मांगता है। स्कूल में पहले दिन 50 बच्चे आए। अर्जुन और राधा दोनों पढ़ाते थे। बच्चे उन्हें अर्जुन सर और राधा मैडम कहते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची ने राधा से पूछा, मैडम, आप और सर बचपन से दोस्त थे? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, हम बचपन के दोस्त थे। तो आपकी शादी इतनी लेट क्यों हुई? राधा ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, बेटी, कभी कभी अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब वो मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है। वो स्कूल आज भी चल रहा है। अब तक सैकड़ों बच्चे वहां से पढ़कर निकले हैं। 5 साल बाद अभय मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। वो अपने सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन और राधा को लगता था कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। अभय ने एक दिन कहा, मां, पापा, मैं डॉक्टर बनकर गांव वापस आना चाहता हूं। यहां के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। राधा की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन शहर में ज्यादा पैसा मिलेगा। मां, आपने और पापा ने मुझे सिखाया है कि पैसे से बड़ी चीज होती है लोगों की सेवा। उसी साल राधा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। 35 साल की उम्र में 15 साल के अंतराल के बाद डॉक्टर ने कहा कि उम्र की वजह से थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर सावधानी रखी जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन, क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? राधा ने एक दिन खुशी से पूछा। राधा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस स्वस्थ होना चाहिए। अगर लड़का हुआ तो नाम क्या रखेंगे? उम्मीद, क्योंकि वो हमारी उम्मीद का नतीजा है। और अगर लड़की हुई? आशा, क्योंकि उसने हमें आशा दी है कि जिंदगी में कभी भी नई शुरुआत हो सकती है। 9 महीने बाद राधा ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया आशा। अभय को अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था। वो कहता, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। राधा हंसकर कहती, पहले ये बोलना तो सीख जाए। आशा के जन्म के साथ उनकी जिंदगी में एक नया रंग आ गया। अर्जुन 40 साल का था, राधा 35 साल की, और उनके पास एक नन्ही सी जान थी जो उनके प्यार का प्रतीक थी। स्कूल भी फल फूल रहा था। अब वहां 200 बच्चे पढ़ते थे। कई बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन चुके थे, कुछ सरकारी नौकरी में थे। एक दिन अर्जुन के पुराने बॉस का फोन आया। अर्जुन, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारी तनख्वाह यहां दोगुनी हो जाएगी, वापस आ जाओ। अर्जुन ने राधा से पूछा, राधा, क्या लगता है, पैसा ज्यादा मिलेगा? राधा ने कहा, अर्जुन, पैसा जरूरी है, लेकिन खुशी उससे भी जरूरी है। क्या तुम शहर जाकर खुश रहोगे? नहीं राधा, मैं यहां खुश हूं, स्कूल के बच्चों के साथ, तुम्हारे साथ, आशा के साथ। तो फिर यहीं रहते हैं। लेकिन जिंदगी फिर से उनकी परीक्षा लेने वाली थी। आशा जब 2 साल की थी तो राधा की मां सुमित्रा देवी बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिल की हालत गंभीर है। राधा दिन रात अपनी मां की सेवा करती। अर्जुन स्कूल संभालता और आशा की देखभाल करता। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधा से कहा, बेटी, मैं जा रही हूं। मां, आप ऐसी बात नहीं करिए। राधा, मैंने तुम्हें खुश देखा है। अर्जुन अच्छा लड़का है। आशा को अच्छी तरह पालना। और हां, उन्होंने रुककर कहा, अभय को कहना कि नानी उसे बहुत प्यार करती थी। 2 दिन बाद सुमित्रा देवी चल बसी। राधा बहुत रोई। अर्जुन ने उसे संभाला। राधा, मां जी खुश थीं कि तुम खुश हो। वो चाहती थीं कि तुम आगे बढ़ो। अभय फौरन गांव आया। वो अब फाइनल ईयर में था। उसने कहा, मां, नानी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं उनका सपना पूरा करूंगा। सुमित्रा देवी के जाने के बाद राधा कुछ दिन उदास रही, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। एक दिन आशा ने कहा, मम्मा, स्कूल। राधा समझ गई कि आशा स्कूल जाना चाहती है। हां बेटा, तुम भी स्कूल जाओगी, हमारे ही स्कूल में।
3 साल बाद अभय डॉक्टर बन गया। उसने गांव में ही एक छोटा क्लिनिक खोला। अब गांव के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता था बीमारी के लिए। अभय की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया भी डॉक्टर थी। दोनों ने मिलकर गांव में स्वास्थ्य सेवा का काम शुरू किया। अर्जुन कहता, राधा, देखो कैसे सब कुछ जुड़ता जा रहा है। अभय डॉक्टर बना, आशा स्कूल जा रही है और हमारा स्कूल भी बढ़ रहा है। राधा कहती, अर्जुन, लगता है भगवान का कोई प्लान था। पहले हमें अलग किया, फिर मिलाया और अब हमें यह सब करने का मौका दिया। आशा अब 5 साल की हो गई थी। वो बहुत होशियार थी और राधा की तरह कविताएं लिखना पसंद करती थी। एक दिन आशा ने पूछा, पापा, आप और मम्मा बचपन से दोस्त थे? हाँ बेटा, तो मुझे भी कोई अच्छा दोस्त मिलेगा। अर्जुन ने राधा की तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ बेटा, जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखना, अच्छे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो पास हो या दूर। स्कूल में अब 500 बच्चे पढ़ते थे। कई टीचर काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्कूल के पास अब अभय का अस्पताल भी था। गांव के लोग कहते, अर्जुन और राधा ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी है। लेकिन अर्जुन और राधा जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनके पास अभी भी बहुत सारे सपने थे। आज रात जब मैंने आपको अर्जुन और राधा की कहानी सुनाई, तो शायद आपके मन में भी कई सवाल आए होंगे। क्या सच में कुछ रिश्ते बिछड़ जाते हैं या वो सिर्फ रूप बदल लेते हैं? आज अर्जुन 45 साल का है, राधा 40 साल की है, आशा 8 साल की हो गई है और वो भी अब अपने मां बाप के स्कूल में पढ़ती है। अभय का अपना परिवार है और वो गांव में ही खुशी से रह रहा है। कभी कभी शाम के समय जब स्कूल की सभी आवाजें शांत हो जाती हैं, अर्जुन और राधा उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं जहां कभी वो बचपन में बैठा करते थे। अब वो पेड़ और भी बड़ा हो गया है। उसकी छाया में एक पूरा स्कूल है। राधा, कभी कभी लगता है कब पूछिए थे। ये हमारी कहानी एक फिल्म की तरह है, अर्जुन कहता है। लेकिन अर्जुन, ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जो मानते हैं कि प्यार धैर्य मांगता है। आशा दौड़कर आती है। पापा, मम्मा, मैंने एक कविता लिखी है, सुनाओ बेटा। बिछड़ते रिश्ते कभी नहीं बिछड़ते, वो सिर्फ नए रूप में मिलते हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी महकती है, वैसे ही पुराने प्यार नए रंग में खिलते हैं। अर्जुन और राधा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी 8 साल की बेटी ने जो बात कही है, वो उनकी पूरी जिंदगी का सच है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो बिछड़ गया लगता है? कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा सपना जो अधूरा रह गया है? अर्जुन और राधा की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हां, वक्त लगता है, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी उम्मीद चाहिए। आज उनका स्कूल 1000 बच्चों को पढ़ाता है। अभय का अस्पताल हजारों मरीजों का इलाज करता है। और आशा बड़ी होकर एक दिन अपने मां बाप से भी बड़े सपने देखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन और राधा ने साबित किया कि प्यार कभी मरता नहीं, वो सिर्फ इंतजार करता है सही समय का। रोज शाम को जब वो दोनों अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों की आंखों में वही चमक होती है जो कभी उनकी आंखों में थी। वो बच्चे भी सपने देखते हैं, वो भी मेहनत करते हैं और वो भी एक दिन अपने सपने पूरे करेंगे। और जब कोई बच्चा पूछता है, सर, मैडम, आप दोनों हमेशा खुश क्यों रहते हैं, तो अर्जुन और राधा मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। आज की रात जब आप सोने जाएं तो सोचिएगा, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप वापस पाना चाहते हैं? कोई ऐसा सपना जो अधूरा है, कोई ऐसी उम्मीद जो मरने के कगार पर है? याद रखिए, बिछड़ते रिश्ते कभी सच में नहीं बिछड़ते, वो सिर्फ नए रूप में वापस आते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और अगली कहानी तक अपनी थकी आंखों को मीठी नींद में खो जाने दीजिए।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।